अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का वीक नंबर 2 शेयर करूंगा, जिसमें हम जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैच्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि आप IT क्या हो, और इसके बारे में आपने देखा होगा वीक 1 में कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कोर्स का आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था स्टार्टिंग में। अब हम इस कोर्स को आगे लेके जा रहे हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैच्योरिटी जो है उसका मॉडल क्या होता है। आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अब आपने माइंड सेट जो अपना चेंज कर लेना है। चेंज क्या करना है कि अब आप एक IT के स्टूडेंट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप बेसिक लेवल पे नहीं हैं, आप कंप्यूटर को बेसिक लेवल पे यूज़ नहीं कर रहे, आप बेसिक से एडवांस पे गए। ऑलरेडी आप एडवांस लेवल पे और एडवांस एक्सपर्ट लेवल पर अब आप जा रहे हैं, यानी आपको बहुत सारी चीज़ों का हाउ नाउ पहले से होना चाहिए। ये चीज़ को हम कह रहे हैं कि हाँ जी ये चीज़ें पहले से पता होंगी, काफ़ी सारी बातें। अब उसके आगे हम मूव करने लगे हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैच्योरिटी मॉडल क्या है, कितने टाइप के मॉडल हैं, आइए हम देखते हैं। प्रोसेस क्या है, मैच्योरिटी IT मॉडल क्या है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैच्योरिटी मॉडल क्या है, ठीक है। अब the process in its maturity. The term process describe the mean by which the system component are integrated or interact with each other to produce a desired end result. यानी कोई भी प्रोसेस जिससे हम कोई सिस्टम के कंपोनेंट आपस में इंटीग्रेट हो रहे हों या आपस में बातचीत कर रहे हों और एंड रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करें, ये प्रोसेस है। IT सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो आपस में इंटीग्रेट भी करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं, ठीक है। मेच्योरिटी क्या है? द प्रोसेस मेच्योरिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल अ सिस्टम प्रोसेस। कहते हैं ना कि फ़लाना शख्स मेच्योर है, ठीक है। तो प्रोसेस मेच्योर होना या कंप्यूटर मेच्योर होना, IT के अंदर प्रोसेस मेच्योर होने को कहते हैं कि कितना बेहतरीन रंग में इसको डिफ़ाइन किया गया और सिस्टम के प्रोसेसेस को इसके थ्रू कितना बेहतरीन रंग में कंट्रोल किया गया है। High level of process maturity shows that the processes are documented well, user understands and follow the procedure, and there is continuous process improvement. हमेशा हर चीज़ के अंदर कमी कोताही रह जाती है, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में हमेशा रहती है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये कुछ मैच्योरिटी मॉडल हैं, इसमें से आपको सारे नहीं पढ़ाए हुए, ठीक है। जितने हम आपको पढ़ाए हुए हैं वो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है, उसने कहा है कि सेवरल मैच्योरिटी मॉडल एग्जिस्ट फॉर IT एंड बिजनेस। इसके अलावा भी हैं, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट आपको बेसिक बताए जा रहे हैं, आप IT की फील्ड से जुड़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, उसने नीचे बात भी लिखी है, वी फोकस ऑन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैच्योरिटी मॉडल विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू ITIL मैच्योरिटी मॉडल। हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो ये मॉडल सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मॉडल के ऊपर काम नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर एडवांस लेवल पे चले जाता है। ख़ास तौर पे इसमें जो सबसे ये दो मॉडल जो है ना, एजाइल और डेवऑप्स, ये आपकी इसी फील्ड में एडवांस मॉडल्स हैं, ठीक है। जो आपकी फील्ड एंड पे जाके बनती है IT की, वो डेवऑप्स डेवलपमेंट ऑपरेशन बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेवल 1 इनिशियल लेवल है एड हॉक या एड हॉक बोल लेते हैं, एड HOC बोल लेता है कोई। फायर फाइटिंग यानी क्या है फॉर दिस, अभी लेवल 1 पे हमने क्या काम करना है। एड हॉक का मतलब होता है फॉर दिस या फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, इस टाइप के काम के लिए क्या करना चाहिए। लेवल 2 रिपीटेबल, ये पहले इनिशियल है। दूसरा डिसिप्लिन प्रोसेस, यानी पहले फायर फाइटिंग लूजिंग था, हमें पता ही नहीं था कि हम कौन सा प्रोसेस है। हमें पता है कि बस इस तरह के काम के लिए हमने कोई काम करना है। क्या काम करना है? रिपीटेबल वही काम को, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। डिसिप्लिन प्रोसेस है। उसके बाद डिफाइंड, अब हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड, कंसिस्टेंट, फायर एप्रिसिएशन सॉरी, यानी इसका मतलब ये है कि अब आपने पहले प्रॉब्लम को इनिशियल लेवल पे लिया कि फॉर दिस क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम को हमने देखा, हाँ जी ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने उसको डिफ़ाइन किया। मैनेज प्रिडिक्टेबल प्रोसेस, यानी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी इतने दिनों में ये काम हो जाएगा। मैनेज यही है ना कि अगर हमने उसको डिफ़ाइन कर लिया है 10 दिनों में काम हो जाएगा, 15 दिनों में काम हो जाएगा, कितने दिनों में होगा। फिर लेवल 5 है ऑप्टिमाइजेशन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट।
अब आपको इम्प्रूवमेंट मैंने बताया कि ऑप्टिमाइजेशन आपको, ये अभी हमने पीछे पढ़ा भी है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चाहिए मॉडल के अंदर। तो ये आपका सेम मॉडल है, ठीक है। ऐड हो के की यूज़र इज़ गिवन अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट डू एंड व्हेन डू, कब और कब करना है, कब करना है और क्या करना है। दे मस्ट आल्सो बी एबल टू असाइन वर्क टू अदर पीपल क्रिएटिंग इंट्रैक्शन, वो आगे भी और लोगों को प्रोसेस जो है वो जो टास्क असाइन कर सकें ताकि इंट्रैक्शन बढ़ सके। उसके बाद है जी रिक्वायरमेंट जो आपकी डिसिप्लिन लेवल रिपीटेबल लेवल 2 के ऊपर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, सबट्रैक, वेंडर मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, ये पेपर में आ सकता है, याद कर लें। किसी एक लेवल का भी वो पूछ सकता है या फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन में सारे लेवल का पूछ सकता है, ठीक है। की प्रोसेस एरिया, प्रोसेस फोकस, प्रोसेस डेफिनेशन, ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियरिंग, इंटर। अब ये सारी बातें मैं आपको एंड पे समझाता हूँ, सारे लेवल गुजर जाए तो फिर इन दी एंड सारों का मैं समझाता हूँ। मैंने कुछ बेसिक आपको बताया, अब मैं एग्जांपल के साथ बताऊँगा। फिर क्वालिटी प्रोसेस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। हमने प्रिडिक्टेबल लेवल के पास आ गए। फिर हम ऑप्टिमाइजेशन, डिफेक्ट प्रिवेंटेशन, टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट, प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। वो कहता है कि अब अगर फॉर एग्जांपल हमने ये मैच्योरिटी लेवल मॉडल जो है वो ले लिया, अब सबसे पहले वो ये करेगा, यूज़र किसी को असाइन करेगा कि कोई आ गया है कोई मसला या कोई प्रोजेक्ट आ गया है, तो वो पहले यूज़र को सिलेक्ट करेगा कि किसने करना है, यानी कौन सा, यानी कंपनी के अंदर ये काम करेगा, किसने करना है। हो सकता है कि एक सर्फ बनाने वाली कंपनी हो, ठीक है। सर्फ बनाने वाली कंपनी में आईटी के बंदे का क्या काम है, आईटी के बंदे ने असाइन करना है कि फ़लाँ, अब जो सर्फ जो वो कहते हैं कि उन्होंने रिसर्च की कि अब ये नए किस्म का प्रोसेस जो है वो सर्फ बनाना है, ठीक है। अब से पहले एक बंदे को यूज़र को अथॉरिटी दी व्हाट टू डू और कब और क्या करना है, उसने आगे जो है वो सारा वर्क टास्क, यानी वो अब ऑन द उस प्रोजेक्ट का लीड बना दिया गया। पहले सबसे पहले हमने एक लीड डिसाइन करना है कि भाई लीड कौन होगा इसको चलाने के लिए। उसके बाद हमने उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, प्रोजेक्ट प्लानिंग देखनी है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, इसके लिए पूरी टीम बनेगी। फिर क्वालिटी एश्योरेंस कि भाई सरफ जो है वो प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, कितने लोग बनाएंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट वेंडर मैनेजमेंट, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट नीचे वालों को देना है कि कोई मटेरियल सप्लाई करेगा, कौन सा मटेरियल। फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कि उसको जो है उसकी जो मशीनरी है कॉन्फ़िगर करके कि वो कैसे चलेगी सारी, हो सकता है कोई नई मशीनरी आ रही हो, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस फोकस होगा, प्रोसेस को डिफ़ाइन किया जाएगा, हर प्रोसेस को, यानी सर्फ बनाने का मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि जी मैनेजर ने कहा कि टीम ए जो है ये सर्फ का ये मटेरियल बनाएगी, टीम बी दूसरा बनाएगी, तो दोनों को प्रोसेस फोकस हो जाएगा। वो प्रोसेस डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसको ट्रेनिंग करेंगे, फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यानी उनको जोड़ा जाएगा। सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग, हो सकता है ये कंप्यूटराइज सिस्टम हो उससे जुड़ा हो, क्योंकि हम आईटी से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि हम मशीनरी जो है वो कंप्यूटराइज्ड होगी, तो उनको जाहिर सी बात है नेटवर्क इंजीनियरिंग चाहिए, सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग, यानी उनको जोड़ना है ना। ये तो नहीं है कि एक जगह सर्फ का एक मटेरियल बन रहा है दूसरी जगह दूसरा बन रहा था, ठीक है, लोग लगे हुए काम करने, लेकिन उनको जोड़ के आपस में उनका रब्ता भी तो कराना है ना कि कितना जो मटेरियल बन के आगे जा चुका है, कितना जो है वो फाइनल बन चुका हुआ है, इन सारों का आपस में रब्ता तो कराना है ना सारे डिपार्टमेंट का। फिर इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन, यानी अब इंटर ग्रुप का मतलब ये है कि एक मैंने बताया कि एक टीम ए है, एक टीम बी है, तो टीम ए और टीम बी आपस में नहीं, टीम ए के अंदर के ग्रुप का आपस में जो है वो रब्ता जो है वो अपने कंपनी में स्टैंडर्ड एंड कंसिस्टेंट प्रोसेस, स्टैंडर्ड बनाना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना उनका, ठीक है। की प्रोसेस एरिया, क्वालिटी प्रोसेस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट के हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी दोनों चीज़ें हमने मैनेज करनी है कि ज़्यादा क्वांटिटी बनाए वो जो है वो आपका जो भी आपकी टीम है, और उसकी क्वालिटी भी जो है वो मैनेज हो रही है, क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो डिपार्टमेंट क्वालिटी मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, की प्रोसेस एरिया जो है वो उसके बाद यहाँ पे डिफेक्ट प्रिवेंटेशन, अगर कोई मसला आ गया है, कोई जो है वो सरफ फाइनल जो हम बना रहे थे एग्जांपल में वो कुछ और ही बन गया है, कोई मसला आ गया उसके अंदर, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी थी तो उस पर काम करना मुश्किल हो रहा है,
प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट हो सकता है इन फ्यूचर जब वो गलत प्रोडक्ट बन के आ गया, अब दोबारा रिसर्च टीम के पास जाएगा कि मसला क्या है, क्यों प्रोडक्ट ने काम नहीं किया, तो प्रोसेस चेंज होगा, दोबारा इसी स्टेप पे हम दोबारा एड हॉक पे आएंगे, फिर डिसिप्लिन नोट पर लेवल 1 से 5 तक चलेगा। ये आपका सेम मैच्योरिटी मॉडल उन्होंने एक एक्चुअल नहीं मॉडल बताया, एक डमी उसकी बताई हुई है। एक्चुअल में हम आईटी में किसी और तरह थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, उसकी कॉमन प्रैक्टिसेस की तरफ चलते हैं। 5 लेवल इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइन, मैनेज, ऑप्टिमाइज। तो ये भी याद कर लीजिए, पेपर में आपसे ये 5 लेवल्स भी पूछ लेते हैं। अच्छा जी, इनिशियल न्यू यूज़र आता है, पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, हार्डवेयर इंस्टॉल होगा, प्रॉब्लम रिपोर्ट होगी, फिर सिक्योरिटी, फिर डिस्क कैपेसिटी देखी जाएगी कि भाई इतनी कैपेसिटी है कि नहीं, बैकअप हो सकता है या नहीं। ये सारा इनिशियल प्रैक्टिसेस सारी जो है वो उसके किसके अंदर आएंगी, इनिशियल लेवल में। फिर उसके बाद रिपीटेबल प्रोसेस, न्यू यूज़र फिर दोबारा आएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, हार्डवेयर, प्रॉब्लम रिपोर्ट, सिक्योरिटी, डिस्क कैपेसिटी और बैकअप, दोबारा वो इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करते गए। ठीक है, इसी तरह अब हम जो है वो कैसे कर रहे हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर। इंस्टॉल द गाइडलाइन अंडरस्टूड, न्यू यूज़र जो है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा और अपडेट करेगा। हार्डवेयर में भी यही काम होगा। प्रॉब्लम आर समटाइम रिपोर्टेड बाय यूज़र बाय द मेल और फोन, रैंडम एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और पॉलिसी जो है अभी पहले नहीं बताई गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मैं आगे समझाता हूँ आपको। उसने कहा है कि हर स्टेप पर वो उसने सारे स्टेप्स वही सेम करी जा रहा है। क्यों? यही स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं उसके अंदर, मॉडल के अंदर। कि पहले न्यू यूज़र, अकाउंट्स आर इलेक्ट्रॉनिकली रिक्वेस्टेड एंड वेरीफाइड, ऑप्टिमाइजेशन में फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, प्रॉब्लम विद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आर डॉक्यूमेंटेड। अब जब प्रॉब्लम हुई है हमने उसको डॉक्यूमेंट किया, उसको हार्डवेयर का अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको जो है वो हमने या हमने नया हार्डवेयर ऐड किया है, फिर प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना है, फिर उसकी सिक्योरिटी, फिर डिस्क कैपेसिटी और फिर बैकअप। ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमने एक बताया कि ये असल में एक्चुअल में, वो तो सिर्फ आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बताया, असल में क्या होता है वो ये हो रहा है पूरे मॉडल के अंदर। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दिया, आप रीड आउट करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा था पहले। अच्छा, उसके बाद आपका जो है वो वैल्यूएशन का प्रोसेस है कि पुअर है, वीक है, फेयर है, मार्जिनल, क्वालिफाइड, आउटस्टैंडिंग। अब ये मॉडल जो है वो मॉडल को किया जा रहा है एक्चुअली, कि मॉडल से जब हमने पूरा उसको गुजारा तो क्या उसकी स्कोरिंग बनी, क्या वैल्यूएशन रेटिंग क्या आई। ठीक है, तो ये उसने बताया आपको, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। बिल्डिंग रिलायबल सिस्टम। अब रिलायबल सिस्टम कैसे बिल्ड करेंगे? सारे सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलायबिलिटी हमें चाहिए होती है। रिलायबिलिटी कैसे डिफाइन होती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि भाई काम जो है रिलायबल है, एक चीज़ हम कहते हैं ये चीज़ रिलायबल है, ये काम अगर हम ये काम को ये इस तरीके से करेंगे तो ये रिलायबल है कि इसमें होने का, सही होने का ज़्यादा इम्कान है। यानी हम कहते हैं 70% ये काम हो सकता है, 30% नहीं हो सकता। इस प्रोसेस से तो हम फिर उसी को अडॉप्ट करते हैं कि हाँ जी 70% इससे काम हो सकता है। तो इसमें प्रोसेस फेलियर, हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर बर्ड, सिक्योरिटी ब्रीच और नेटवर्क फेलियर, हम ये सारी चीज़ें रिलायबिलिटी में देखते हैं। रिलायबिलिटी का ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग द रिलायबिलिटी टू क्वालिफाई हाउ रिलायबल अ प्रोडक्ट और सर्विस, to understand the cause for the poor reliability, to deploy an action or improve the reliability of organization। हमने ये देखना होता है कि भाई पुअर रिलायबिलिटी क्यों है, कितना रिलायबल है ये प्रोडक्ट और सर्विस। हमने डिप्लॉय एक्शन टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की रिलायबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अनरिलायबल सिस्टम इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ सिस्टम। अगर अनरिलायबल होगा तो वो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, उसकी जो कीमत है उसको वो बढ़ जाएगी। ठीक है, defining reliability is defined as the probability the system will perform its intended function during a specific period of time under defined condition। यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, डिफाइंड कंडीशन के अंदर वो बता दे कि भाई ये कितना रिलायबल है। ठीक है, हमने ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी है। अब हम आगे फार्मूला, इसके एग्जांपल उसने दी है, पहले मैं एग्जांपल देख लूँ।
यूजली चेंजेस एज पर टाइम इज़ डिनोटेड, जो वो बता रहा है कि रिलायबिलिटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, डिनोटेड एज आर टी। ठीक है, द बेसिक कवरेज वारंटी लास्ट फॉर 36 मंथ और 36,000 माइल्स। We warrant the bulb will be free from defect and will operate for 3 years based on 3 hours daily। 3 आवर अगर बल्ब चलेगा तो वो 3 साल तक जो है इसकी एक वारंटी है कि अगर रोज़ाना वो 36 महीने तक वो कहते हैं वारंटी इसकी कवर होती है बल्ब की। तो उसने कहा अगर 3 साल तक रोज़ाना 3 आवर पर डे चलेगा तो उस पर डिफेक्ट नहीं आएगा, मसला नहीं आएगा बल्ब में। उसका फार्मूला है द रिलायबिलिटी इज कैलकुलेटेड NWT ओवर NT नोड। NWT क्या है, वर्किंग सिस्टम एट टाइम और टोटल सिस्टम एट टाइम। ठीक है, तो इससे हम जो है वो कैलकुलेट करके, ये फार्मूला भी द रिलायबिलिटी का होता है कि FT इज इक्वल टू 1 माइनस RT। हम ये भी ले लेते हैं इसको। ठीक है, दोनों फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फेलियर रेट, फेलियर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम इस तरह ले सकते हैं। फिर फेलियर रेट का आ गया। अब आगे ये सारे जो है ना फार्मूलाज हैं जिसमें समटाइम्स क्वेश्चन आ भी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, काफ़ी सारे हैं। सिस्टम एंड सर्विस मैट्रिक, MTTF, MD, मीन टू डिटेक्शन, मीन टू टाइम फेलियर, मीन टाइम टू रिकवरी, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ये आपके पेपर में सवाल आ सकते हैं छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में कम ही आते हैं। ये फंक्शनल लेवल पर होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि सिस्टम सर्विस मैट्रिक जो है वो किस लेवल पर जो है वो क्या होती है, यानी फंक्शनल लेवल पर कौन सी आप कैलकुलेट करोगे। बहरहाल आगे चलते हैं। फिर फेलियर रेट को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं 1/MTTF ओवर, या फिर हम 1/MTBF भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर रिपेयर रेट है, फिर मीन टाइम टू फेलियर है, फिर मीन टाइम बिटवीन फेलियर है, फिर मीन टाइम टू रिकवरी है। ये काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। अवेलेबिलिटी, इट डिटरमाइन द इंस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ कंपोनेंट एट द गिवन टाइम बेस्ड ऑन द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन इट फेलियर एंड रिकवरी। कितने टाइम तक वो अवेलेबिलिटी है उसकी, क्या अवेलेबिलिटी है उसका भी फार्मूला आप देख लें। रिलायबिलिटी इन प्रैक्टिकल IT सिस्टम, रिलायबिलिटी को उन्होंने एक डायग्राम में शो कराया है। ये सारे फार्मूलाज हैं अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी स्पेसिफिकेशन के। मैट्रिक एंड द एसोसिएटेड रिलायबिलिटी कैलकुलेशंस, वो सारी ये कैलकुलेशन की बातें कर रहे हैं। यहाँ से उन्होंने ये जो है वो कैलकुलेशन लिए हैं। अगर आप फर्दर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इन 2 लिंक्स पे जाके फर्दर डिटेल ले लें। बहुत ज़्यादा वो मैं ये नहीं कहता कि आप इन्वॉल्व हों इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि आपका भी IT में आपका ये बहुत ज़्यादा एडवांस सब्जेक्ट नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप बेसिक से एडवांस एक्सपर्टीज़ की तरफ जा रहे हैं, चले नहीं गए अब एक्सपर्टीज़ की तरफ। जब आप एक्सपर्टीज़ की तरफ जाएंगे, बैचलर से मास्टर की तरफ जाएंगे, तो फिर उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस आती हैं और फिर आपने उससे जो है वो कैलकुलेशन करके इनको एक्चुअल में फाइंड करना होता है, सिस्टम को चेक करना होता है। अच्छा, कॉमन टास्क कुछ देख लेते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले IT में सर्विस है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोसेस का देखें कितना बड़ा इसमें पार्ट है आपके। सर्विसेज कंप्यूटर मशीन, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और यूज़र का एंड पे कितना कम काम है। सबसे ज़्यादा आपका क्या है, प्रोसेसेस हैं इसके अंदर, सारे प्रोसेस ही हैं इसके अंदर। ठीक है, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग में क्या आता है, आर्किटेक्चर, फिजिकल प्लानिंग, IP एड्रेसिंग, VLANs, इंटरनेट और इंटरनेट। राउटिंग टास्क में यूज़र, हार्डवेयर में बैकअप, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग, सिस्टम मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यूज़र असिस्टेंस एंड कम्युनिकेशन। ये रूटीन के टास्क हैं जो हम प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग में करते हैं। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट कैसे होता है, एडिंग यूज़र, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऐड होने में, ऑटोमेशन हो कि ऑटोमेटिकली उसको यूज़र जो ऐड हो उसको ID और पासवर्ड असाइन हो। ऐसे ही होता है ना, आप जब आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आपको उन्होंने ऑटोमेटिकली, कोई बंदा तो नहीं बैठा होता पीछे, वो तो आप जब उस पर करते हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी VUID जनरेट कर देता है, आपके बस डेटाबेस में से देखता है। डेटाबेस में जो है वो सारी एंट्री कर दी जाती है। आप जब करते हैं अपना फॉर्म फिल करते हैं
उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तब जाकर वो सारी एंट्री होकर आपको ईमेल आ जाती है। ऑटोमेटिक होता है ये सारा सिस्टम। ये बस पीछे से जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा वो देख लेता है हाँ जी स्टूडेंट जो है वो वैलिडेट है या नहीं। रिक्वायरमेंट तो सिस्टम मैच कर रहा होता है, वो वैलिडेशन ओके कर देता है, बस उसको वो ओके कर देता है तो आपका जो है वो ऐड हो जाता है यूज़र। इसी तरह यही बात हो रही है। नेम स्पेस मैनेजमेंट, यूज़र नेम, यूज़र आईडी, एसएसआई, मल्टीपल नेम स्पेसेस, ये यही बात मैंने जो अभी आपको बताई है। रिमूविंग यूज़र अकाउंट, अगर हमने रिमूव करना हो अकाउंट तो उसके भी ऑटोमेशन होना चाहिए कि मैनी अकाउंट सेम नेम से ना हो। डिफरेंट सिस्टम पे यानी एक टीचर का अकाउंट भी स्टूडेंट का अकाउंट भी जैसे एलएमएस में एग्जांपल है बना दें तो वो तो गलत होगा ना, उसको एक अकाउंट तो रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट टीचर के जो होता तो नहीं है, लेकिन बाय मिस्टेक अगर हो जाए तो वो सिस्टम में ऐसी ऑटोमेशन होना चाहिए कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी ना आए। फिर एडिंग मूविंग हार्डवेयर मैनेजमेंट, परचेज कैपेसिटी की कितना चाहिए, डाटा सेंटर का मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन कि हमने वर्चुअल सर्वर हमने यूज़ करने हैं या फिज़िकल यूज़ करने हैं। तो बैकअप स्ट्रेटजी और पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि कितने कितने दिन बाद कितनी कैपेसिटी है सिस्टम के अंदर बैकअप रखने की, बैकअप को मैनेज करना कि हाँ जी बैकअप में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल छोटी सी आपको देता हूँ मॉनिटरिंग बैकअप कि आप व्हाट्सएप में जाते हैं तो उसमें ऑप्शन आ रही थी वीडियोस को और टेक्स्ट को मैनेज करना है या नहीं करना, बैकअप करना है कि नहीं करना। तो ये मॉनिटरिंग बैकअप होता है कि आप उसमें वीडियोज़ और पिक्चर्स भी बैकअप कर रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट आपकी लॉग्स आपके जो चैट्स हैं वो। परफॉर्मेंस रिस्टोरेशन व्हेन रिक्वेस्टेड, परफॉर्मेंस को रिस्टोर करना, टाइम ऑटोमेटेड होना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपका बैकअप जो है सिस्टम का बनना चाहिए। ये अभी हम सर्वर की बात नहीं कर रहे, हम लोकल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अगर आप कहीं पर आईटी एडमिनिस्ट्रेटर लगते हैं और आपको ये मॉडल अप्लाई करना पड़ता है तो आपने हार्डवेयर को कैसे मैनेज करना है, आपने सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करना है, आपने उसके बैकअप को कैसे मैनेज करना है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है। कोई सिंपल एक सिस्टम एक सॉफ्टवेयर उसकी जो मैनेजमेंट है उसकी जो सपोर्ट है वो आपने देनी होती है। मैं सिर्फ फिज़िकल हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा कि कंप्यूटर सिस्टम रन होने चाहिए, आपने उसके सॉफ्टवेयर के भी आपने देखना है कि वो भी सारी चीज़ें हों, फिर बैकअप भी हो। फिर ये ना हो कि भाई पीछे बैकअप ही नहीं बन रहा, पीछे कोई चीज़ जनरेट ही नहीं हो रही थी तो वो बैकअप रिस्टोर करना पड़े 2 महीने पहले का 3 महीने पहले का तो बैकअप ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपने पीछे को सर्विसेज यूज़ की होंगी तो उसके बाद ये सारा कुछ होगा, आपका सही काम चलेगा। ऑटोमेटेड कंसिस्टेंट ओएस इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, पैचिंग एंड अपडेटिंग। पैचिंग और अपडेटिंग क्या होता है, या मोबाइल में देखते हैं ना अपडेट आती है आपके, या आपके सॉफ्टवेयर की अपडेट आती रहती हैं, गेम्स में अपडेट आती रहती हैं। तो पैच ये होता है कि पैच अगर उसमें कोई ऐसा इशू आ गया है कि अपडेट तो वो होती है ना कि कोई नया फीचर आया, ठीक है। पैचिंग ये होता है, पैच जो होता है कि कोई उसके अंदर बग था, कोई मसला था, उसको फिक्स करके पैच फिक्स भेजा जाता है, फ़ाइल भेजी जाती हैं। वो आपने कई दफ़ा नोट की होंगी DLL फाइल्स होती हैं, या फिर अपडेट में कोई भी फ़ाइल जिसमें भी आप मोबाइल गेम में कर रहे हैं या मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर है या मोबाइल ही को अपडेट कर रहे हैं तो उसमें अगर आपका कोई चीज़ फिक्स होनी हो तो वो पैच साथ लिखा होता है, पैच फिक्स। तो पैचिंग और अपडेटिंग में ये डिफरेंस होता है। फिर ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ट्रैकिंग एंड विजिबिलिटी, फाइंडिंग द रूट काज ऑफ प्रॉब्लम का रूट काज फाइंड करना, ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग द सिस्टम को ऑटोमेटिकली मॉनिटर करना, प्रोवाइड डाटा फॉर कैपेसिटी प्लानिंग के जी आपकी कितनी चाहिए आपको रिसोर्सेज, यहाँ आपको कितनी रैम चाहिए, इन फ्यूचर इसको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, इस चीज़ का डाटा होना चाहिए। अगर आपको प्रोसेसिंग पावर इसमें कम लग रही है, आपको रिसोर्सेज इसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस चीज़ का डाटा पड़ा होना चाहिए आपके पास। हेल्पिंग यूज़र रिक्वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम को भी होना चाहिए। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग, यूज़र की डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग का सारा काम होना चाहिए कि जो सिस्टम है उसको कैसे जो है वो चलाना है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की या इस सॉफ्टवेयर की। शेड्यूल एंड कम्युनिकेट डाउन टाइम,
शेड्यूल एंड आप अफेक्टेड सिस्टम या डाउन टाइम, कभी सर्वर जो होते हैं वो डाउन होते ही हैं। ठीक है, उन्होंने अक्सर ने लिखा था 99% अप टाइम। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस भी होती हैं उनका कोई ना कोई शेड्यूल जो है वो होता है। बाज़ में तो ऐसा फीचर भी होता है कि वो 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या मंथ बाद रीस्टार्ट हो जाते हैं मोबाइल। तो आपका कंप्यूटर भी आप दिन भर चलाते हो तो रात को बंद कर देते हो, फिर अगले दिन चलाते हो। तो इसी तरह सर्वर थोड़े से ज़्यादा कैपेसिटी के लिए होते हैं, ज़्यादा देर चलेंगे, लेकिन वो भी उन पर भी डाउन टाइम आता है। वो जब उनकी कैशे भर जाएगी या रिसोर्सेज भर जाएंगी, उनको रीस्टार्ट करने के लिए डाटाबेस सर्विस रीस्टार्ट होनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज के अंदर सर्वर में चल रही होती हैं। तो ये जो है उसके अंदर आपने उसको शेड्यूल किया हो ताकि वो ये ना हो कि जब काम की ज़रूरत पड़े तो वो डाउन हुआ हो। ठीक है, उसके बाद कस्टमर अप्रिशिएटेड और प्रोसेस व्हेन यू आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ रिक्वेस्ट विद ईटीए, व्हेन यू मेक अ प्रोसेस नीड फीडबैक, व्हेन यू आर फिनिश। कस्टमर को प्रोसेस के बारे में आगाह रखो। कम्युनिकेट सिस्टम स्टेटस अप टाइम, शेड्यूल टाइम एंड फेलियर, उसको पता हो। जैसे आपको मैसेज आ जाता है बैंक की तरफ से, आपकी ऐप की तरफ से कि ये फ़लाँ तारीख को ये डाउन टाइम होगा। आपके एलएमएस में कभी कभी सर्वर जो है वो हो जाता है तो आपको वो बता देते हैं कि जी सर्वर डाउन है, तो कब तक अब तो होगा वो बता देते हैं। ये चीज़ें जो है वो यूज़र को कम्युनिकेट होनी चाहिए। मीट रेगुलरली विद कस्टमर मैनेजर के साथ रेगुलरली मीट करो। मैनेजर ने इसके बस मैनेजर ने क्या काम करना है, मीट रेगुलरली विद योर मैनेजर। ठीक है, राइट वीकली स्टेटस, सॉरी मैनेजर ने नहीं, आपने उस जो मैनेजर है और कस्टमर है दोनों से किस तरह से बात करनी है आप, क्योंकि बीच में आप आईटी हो। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट में हो तो आपने दोनों को ही बातचीत करके मैनेज करना है। यहाँ पर मैं एंड करूँगा, कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि आप एक एज एन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपका काम बीच में उस सॉफ्टवेयर ने एक्चुअली क्या आउटपुट दिया है उससे आपको मैटर नहीं करता, वो डेवलपर बताएगा। आप बीच में आईटी सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट के लिए, उस सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट के लिए बैठे हो। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या जो भी मशीनरी है जिसकी भी आप आईटी की मैनेजमेंट कर रहे हो, किसी जगह सपोर्ट दे रहे हो, L1 L2 L3 सपोर्ट दे रहे हो, जो भी आप सपोर्ट दे रहे हो। ठीक है, डेटाबेस की सपोर्ट दे रहे हो, आप अपने लैब में कंप्यूटर की सपोर्ट दे रहे हो, किसी तरह का भी आईटी का काम कर रहे हो तो आपका हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको बैकअप का आइडिया नहीं होगा कि बैकअप होता क्या है। बैकअप कई ये लोग समझते होंगे एक फ़ाइल की कॉपी बना के जो है वो दूसरी किसी जगह यूएसबी में रख लिया या कहीं और रख लिया। बैकअप एक्चुअल में ये नहीं होता। बैकअप एक फ़ाइल बन जाती है बैकअप की, जो पूरा आपका सिस्टम है ना उसको कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर वो रख देता है। यानी बाज़ औक़ात कंप्रेस्ड फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रख दे जाता है, यानी 1 GB की फ़ाइल आपको 200-300 MB के बैकअप के अंदर कंप्रेस करके रख देगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट भी आपको, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। ठीक है, और ऑटोमेशन में भी आप ये चीज़ अभी देख रहे होंगे कि ऑटोमेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ये बातें अभी हम अगले वीक के अंदर जब लिनक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगी। ये सारा काम आपने कमांड लाइन के थ्रू करना होता है। बहुत ही कम काम है जो इसमें आपने ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू करना है। ज़्यादातर काम कमांड लाइन पे ही है, लिनक्स पे ही है। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लिनक्स को देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि भाई कैसे ये कमांड लाइन के ऊपर काम होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने लेक्चर में आपको लिनक्स में एक्चुअली वो करके भी दिखाऊँ, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होगी उसको मैं करके भी दिखाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वैसे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।